Hello my dear students, how are you? Welcome to my YouTube channel केमिस्ट्री बाय इंजीनियर अरविंद ठाकुर। देखो जी, मैं अभी रेजोनेंस पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज रेजोनेंस का पार्ट 3 सेक्शन मीन्स पहले सेक्शन में पढ़ाया रेजोनेंस होता क्या है, सेकंड में यह बताया कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कैसे राइट करते हैं और उसके कंडीशंस क्या है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि रेजोनेंस होने का कंडीशन क्या है, मीन्स कौन से कंपाउंड है जिसमें रेजोनेंस हो सकता है। हाउ कुड यू डिसाइड विच कंपाउंड कैन अंडरगो रेजोनेंस एंड विच कंपाउंड कांट शो रेजोनेंस। तो इस सेक्शन में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में तुम सबको ये मैं बताऊंगा कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा और कहाँ कहाँ नहीं होगा, ये भी बताऊंगा। पहले हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे और फिर उस कंडीशन को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस का पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड्स मस्ट, एक कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म है, कंपाउंड्स मस्ट बी प्लेनर। मीन्स जिस भी कंपाउंड में रेजोनेंस होगा उस कंपाउंड को प्लेनर होना जरूरी है। जब तक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा तब तक रेजोनेंस नहीं होगा। ये प्लेनर का मीनिंग क्या होता है ये आप एक एक करके समझोगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल आप देखते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि प्लेनर का मतलब क्या है। लेकिन अभी अगर मोटा मोटी तौर पे मैं बात करूं तो प्लेनर का मीनिंग हुआ पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और पाई बॉन्ड फॉर्म होने के लिए पी ऑर्बिटल्स को सेम प्लेन में होना जरूरी है। जैसे हमारे पी ऑर्बिटल्स px है, py है, pz है, तो px के साथ px ही साइड ओवरलैपिंग करेगा। मीन्स px के साथ px ही पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कभी भी px के साथ py पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि px और py दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि px एक्सिस के लॉन्ग रहता है और py जो ऑर्बिटल है वो y एक्सिस के लॉन्ग रहता है, pz ऑर्बिटल z एक्सिस के लॉन्ग रहता है, और x y एंड z एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इसलिए कभी भी px के साथ py का ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है और py के साथ pz का ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है। मीन्स px का px के साथ ओवरलैपिंग होगा और पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, py का py के साथ साइड ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, और pz का pz के साथ साइड ओवरलैपिंग होगा और पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक वैसे जैसे मान लो कोई आपसे गले मिलने आ रहा है और आप सो जाओ, आप गले उससे मिल ही नहीं पाओगे, क्योंकि गले मिलने के लिए दोनों को खड़ा होना पड़ेगा या दोनों को सोना पड़ेगा, क्योंकि सेम प्लेन में होना जरूरी है तभी हो सकते हो। तो उसी तरीका से यहाँ भी है, अगर पी ऑर्बिटल सेम प्लेन का नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो सभी पी ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में रहेंगे और उनके बीच में ओवरलैपिंग होकर के बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो पहला कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। सेकंड कंडीशन है ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉमन पी ऑर्बिटल्स। मीन्स जितने भी एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे उस सभी एटम के पास कम से कम वन कॉमन पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन है all participating atoms must have at least one common p orbital। इसका मीनिंग क्या है ये भी जब मैं अभी इस कंडीशन को चेक करूंगा, कंपाउंड के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करूंगा, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। बट अभी मैं बता दूं, किसी कंपाउंड में जितना एटम्स, जैसे कार्बन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, कार्बन के अलावा जितने भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे सबके पास कॉमन पी ऑर्बिटल होना चाहिए। कॉमन का मीनिंग हुआ, अगर मान लो इसके पास py है तो सबके पास py होना चाहिए। क्यों? क्योंकि py से ही पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, pz से ही पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है।
तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पाई बॉन्ड सेम प्लेन का हो, सेम टाइप का हो, सेम हो। इसलिए कहा कंडीशन रखा गया है कि ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम मस्ट हैव कॉमन पी ऑर्बिटल। ये दोनों कंडीशन में पहला कंडीशन तो एकदम नेसेसरी है, बट दूसरा कंडीशन आपका ऑप्शनल है। कई जगह पे जरूरी, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है, कई जगह पे इसके बिना हुए भी मतलब रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी रेजोनेंस होता है। तो दीज आर द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब मैं इस दोनों कंडीशन को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाने जा रहा हूं कि कौन कौन से प्लेसेस पे रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये समझना बेहद ज़रूरी है। रेजोनेंस होता क्या है तो आपको समझ में आ गया, बट रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है, तब आप किसी भी कंपाउंड के बारे में आप जज कर सकते हो कि यह कंपाउंड अब रेजोनेंस करके अपने स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा रहा है और किस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, कहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, राइट। अब प्लेसेस वेयर रेजोनेंस इज पॉसिबल, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए होंगे तो दूसरे को बताइए, क्योंकि मैं इस पे बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाता हूं आपको। केमिस्ट्री के साथ साथ मैं कल या परसों मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिसमें मोटिवेशन के साथ साथ आपको नीट के एग्ज़ाम के बारे में, जेईई मेन के बारे में, एडवांस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। और फिर एक वीडियो अपलोड करने वाला जिसमें बुक्स, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा पूछता है कौन सा बुक्स पढूं, कैसे करूं, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस प्लेसेस को देखो जहां पर रेजोनेंस हो सकता है। सबसे पहला कंजुगेटेड अल्कीन सिस्टम में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस इज पॉसिबल, रेजोनेंस is possible in conjugated double bond system। कंजुगेटेड का मीनिंग होता है अल्टरनेट। जैसे यहां पे देखो आप, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है तो यह कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होगा, यहां रेजोनेंस नहीं होगा, यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन अगर कंपाउंड के पास मोर देन वन डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे, लाइक दिस, तो यह कंपाउंड कंजुगेटेड सिस्टम है। हालांकि इसी कंपाउंड को लेकर मैं रेजोनेंस एक्सप्लेन भी किया था। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर इस तरह का सिस्टम है तो उस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। क्लियर है। अगर कहीं भी कोई कंपाउंड ऐसा अल्कीन है जहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो उस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, मीन्स यहां पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस इज पॉसिबल। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहां कोई लिमिट नहीं है, कितना हो सकता है। इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस यहां भी पॉसिबल है। तो क्लियर सी बात है, अगर हमारे अल्कीन में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, इस तरह से पैटर्न है, तो उस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। अब पॉइंट यह है कि इस सब तरह के कंपाउंड में रेजोनेंस क्यों होगा। चलते हैं रेजोनेंस का जो कंडीशन अभी मैं पढ़ाया हूं उस कंडीशन को चेक करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। तो देखो आपसे पढ़े होंगे कि किसी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है, प्लेरिटी होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो डिपेंड करता है उसके कंपाउंड के सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पे। यहाँ पे इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। जब कार्बन sp मीन्स डबल बॉन्ड रखता है, मीन्स जब कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड रहता है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो sp होगा, कोई पाई बॉन्ड नहीं है
तो sp3 होगा। तो यहाँ पे सभी कार्बन के पास एक एक पाई बॉन्ड है, सो हाइब्रिडेशन ऑफ ऑल कार्बन्स आर sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइज जो कंपाउंड होता है मीन्स अगर किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो उस कंपाउंड का जो ज्योमेट्री होता है वो प्लेनर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यहाँ पे सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। इसका मीनिंग हुआ कि यह कंपाउंड क्या हो गया, प्लेनर हो गया। तो पहला कंडीशन इज ओके। सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे देखो उस कंपाउंड को ब्यूटान 3 डाइन के में सेकेंड कंडीशन जो मैं रेजोनेंस का बताए हूँ वो चेक करते हैं। जब किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, सबके यहाँ पे sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन अपने 1s ऑर्बिटल को और 2p ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है। हाइब्रिडाइजेशन में p सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होता है, px, py एंड pz। अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब कार्बन करता है तो अपने 1s के साथ 2 p ऑर्बिटल को हाइब्रिडेशन में यूज कर लेता है। तो कोई एक p ऑर्बिटल उसका अनहाइब्रिडाइज रहता है, मीन्स बचा हुआ रहता है। इस कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। इसका मीनिंग हुआ कि कार्बन यहाँ पे 1s और 2p ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लिया है। 1p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है, वो p ऑर्बिटल आप py भी मान सकते हो, pz भी मान सकते हो, px भी मान सकते हो, जो आपको इच्छा हो मान सकते हो। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि यह है py। इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, वो है py। आप pz भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, py pz जो मर्जी मान लो, pz ही मान लिया। अब ये कार्बन जो है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन का मीनिंग हुआ कि 2 ही p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में यूज हुआ, तो 1 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहा। और यह कार्बन इस कार्बन से पाई बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। तो पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग करना पड़ता है। तो अगर इसके पास pz है तो पक्का इसके पास भी क्या होगा, pz ही होगा, अदरवाइज इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होता। अब यहाँ पे आओ, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 है। इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज है, उस p को हम मान सकते हैं pz। ये कार्बन भी इससे पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, तो उसको मानेंगे क्या, pz। तो आप देख लो सबके पास कॉमन p ऑर्बिटल आ गया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो आपने pz माना, तो चलिए ठीक है, और एक कार्बन इससे पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसके p ऑर्बिटल को pz ही होना पड़ेगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था। ओके, लेकिन यहाँ आपने pz क्यों माना, ये आप पूछ सकते हो। तो देखो जी, रेजोनेंस होने के लिए जरूरी है कि ये पाई बॉन्ड जो यहाँ पे है वो शिफ्ट करके यहाँ पे आए। मीन्स रेजोनेंस आपको याद होगा, रेजोनेंस में जब पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, उसमें बताया हूँ कि पहले क्या होता है कि यहाँ पे अभी तो ओवरलैपिंग इस तरह से है, इन दोनों के बीच में है। रेजोनेंस जब होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ओवरलैपिंग ब्रेक होगा, और इनके बीच में न्यू ओवरलैपिंग फॉर्म होगा। ये न्यू ओवरलैपिंग तभी हो सकता है जब यह pz है तो इसको भी pz ही होना पड़ेगा। अगर ये py हो जाएगा तो इनके बीच ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं होगा। तो रेजोनेंस होने के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज होने के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए, न्यू पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी हो गया, इसको भी pz ही होना होगा। इसीलिए कंडीशन लगाया गया है कि ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉमन p ऑर्बिटल। कॉमन p ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से और पाई बॉन्ड के फॉर्म होने से होता है। और पाई बॉन्ड फॉर्म तभी होगा जब p ऑर्बिटल सेम प्लेन में होगा, सेम टाइप के p ऑर्बिटल के बीच में ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। इसलिए कंडीशन को इंपोज किया गया है। तो मुझे लग रहा है तुम सबको समझ में आ गया होगा
कि हम लोग रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन इंप्लीमेंट किए हैं उस कंडीशन क्यों नेसेसरी है। मैं रेजोनेंस के दोनों जो कंडीशन है, प्लेनरिटी और पी ऑर्बिटल का होना, कॉमन पी ऑर्बिटल का होना, दोनों चीज़ को यहाँ मैं एक्सप्लेन किया और मैं बताया कि रेजोनेंस कहाँ हो सकता है। तो रेजोनेंस पहला कंडीशन है, रेजोनेंस इज पॉसिबल इन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। इस जहाँ जहाँ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होगा, जितने भी क्यूमुलेटेड अल्कीन होंगे सब में रेजोनेंस होगा। ओके, अगला आप देखता हूँ कि नेक्स्ट कहाँ पे रेजोनेंस होगा। लेकिन यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम जो मैं बताया, यहाँ एक और बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आइसोलेटेड अगर आपका अल्कीन है तो वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। अगर आपका आइसोलेटेड है मीन्स रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन आइसोलेटेड अल्कीन। ये आइसोलेटेड अल्कीन क्या है? जैसे आप देखो ये दोनों डबल बॉन्ड, इस कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड है, बट दोनों डबल बॉन्ड के बीच में एक sp3 कार्बन आ गया। sp3 कार्बन क्यों? बिकॉज इट हैज नो पाई बॉन्ड। अगर कार्बन के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 कार्बन के आने की वजह से अब ये डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से आइसोलेट हो गया। मीन्स अब ये पाई बॉन्ड आगे नहीं जा सकता और ये पीछे नहीं जा सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म होता है और आगे कार्बन sp3 है। sp3 कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करता है, इसलिए यह पाई बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, फिर रेजोनेंस नहीं होगा। मीन्स ये दोनों पाई बॉन्ड जो देख रहे हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। मीन्स इस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ गया? sp3 कार्बन। क्योंकि यह कार्बन पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट भी हो जाएगा तो यह कार्बन इससे पाई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि sp3 कार्बन है। यह पाई इलेक्ट्रॉन भी पीछे नहीं आ सकता है, क्योंकि बीच में क्या आ गया? sp3 कार्बन। तो अगर टू डबल बॉन्ड्स के बीच में अगर कोई sp3 कार्बन आ गया तो बोलेंगे कि sp3 कार्बन दोनों डबल बॉन्ड को एक दूसरे से क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया। यह दोनों पाई बॉन्ड आपस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। मींस यह दोनों पाई बॉन्ड मिलकर के मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन नहीं कर सकता है। यह पाई बॉन्ड आगे जा सकता है, ना ये पाई बॉन्ड पीछे आ सकता है, क्योंकि बीच में कौन आ गया? sp3 कार्बन। तो इस तरह के अल्कीन को बोलते हैं आइसोलेटेड अल्कीन और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम जो होगा इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, यहां रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह का आइसोलेशन है, इस तरह का आइसोलेशन अगर है, यहां देखो इस तरह का आइसोलेशन अगर है तो यहां भी sp3 कार्बन आ गया। यह sp3 कार्बन इस डबल बॉन्ड को इन दोनों डबल बॉन्ड से सेपरेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया। बट ये दोनों डबल बॉन्ड तो आपस में कंजुगेटेड है, अल्टरनेट है, तो यहां से यहां तक रेजोनेंस होगा, लेकिन यह डबल बॉन्ड इस रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यह एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम हुआ जहां पे वन डबल बॉन्ड ये दोनों डबल बॉन्ड से आइसोलेट हो गया है। तो दिस डबल बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड कांट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, बट दिस मोलेकुल विल शो रेजोनेंस। इस मोलेकुल में रेजोनेंस होगा, यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेटेड है, अल्टरनेट है, इसलिए यहां रेजोनेंस होगा, लेकिन यह डबल बॉन्ड इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, तो ये आपका कंडीशन हुआ एक तरह से। अब अगला नेक्स्ट प्लेस है जहां पर रेजोनेंस होगा, वो यह है
कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अगर कार्बोकैटायन कनेक्टेड है तो उस केस में रेजोनेंस होगा। जैसे यहां पे देखो आप सब, दिस कंपाउंड विल शो रेजोनेंस, रेजोनेंस होगा। अगर कार्बोकैटायन डबल बॉन्डेड कार्बन से या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है तो रेजोनेंस होगा, यहां पे रेजोनेंस होगा। अगर कार्बोकैटायन कनेक्टेड है तब रेजोनेंस होगा, कार्बन एनायन भी कनेक्टेड रहता तब भी रेजोनेंस होता, कार्बन फ्री रेडिकल कनेक्टेड रहता तब भी रेजोनेंस होता। तो पहले मैं कार्बोकैटायन वाला शो कर दूं, ये किस तरह से रेजोनेंस करेगा। इस कंपाउंड के अंदर भी, यह कंपाउंड भी हाईली अनस्टेबल है क्योंकि इस कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। यह कंपाउंड अपने में बताया हूं कि रेजोनेंस करने वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी लो रहता है पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज करता है, जिसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। बट यहाँ पे इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी लो इस पाई बॉन्ड की वजह से नहीं है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी लो है, मोलिक्यूल इज अनस्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव होने की वजह से इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और इसी इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये जहां भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखता है वहां पे चला जाता है। मीन्स कोई भी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो आराम से इस पे अटैक करके इससे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब वही बात है, जैसे मान लो किसी को भूख लगी हुई है और कई दिनों से खाना नहीं खाया है, तो जहाँ खाना दिखेगा वहाँ जा सकता है क्योंकि अनस्टेबल है, क्योंकि उसको चाहिए खाना। ठीक वैसे ही यहाँ पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी मेक्स दिस कंपाउंड अनस्टेबल। तो यह कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो उसका क्या उपाय है? तो उसका उपाय यह है कि यह कंपाउंड, जो पाई बॉन्ड देख रहे हो, यह अपने पोजीशन को शिफ्ट करा करके इस कार्बोकैटायन को पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करता है। वो कैसे करता है देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो चाहता है कार्बन की बगल में निगेटिव आए या पाई बॉन्ड फॉर्म करे, तो यह कंपाउंड क्या करता है कि अपने इस पाई बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करता है। ऐसा करने से यहाँ पे आ गया निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, अब पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अगर बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा जी निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी पॉजिटिव, तो अगला जो रेडियोटिक स्ट्रक्चर होगा वो यह होगा CH2+। अब इस तरीका से आप देख रहे हो ये दोनों रेडियोटिक स्ट्रक्चर हुआ एक दूसरे का, कि इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यह पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होकर के पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कर दिया। अब इसके वजह से इस कार्बन में थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम हो गया और ये स्ट्रक्चर आपस में बदलते रहता है, कभी यहाँ पॉजिटिव, कभी यहाँ पॉजिटिव, कभी यहाँ पॉजिटिव, कभी यहाँ पॉजिटिव, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। मीन्स यह कंपाउंड अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो डिलोकलाइज कर ही रहा है, साथ में पॉजिटिव चार्ज को भी मूवमेंट करा रहा है, डिलोकलाइज करा रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी भी निगेटिव चार्ज वाले को, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा और इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो रेजोनेंस से इस कार्बोकैटायन का भी स्टेबिलिटी बढ़ गया। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा मैं बताया हूं, जब भी कोई कंपाउंड रेजोनेंस करता है तो उस कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करके जितने भी स्ट्रक्चर्स राइट करते हैं ऑल आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, एंड ऑल कैनोनिकल and रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर imaginary, they have no real existence. Compound really exist in the form of resonance hybrid, which is formed by contribution of all resonating structures. Means इस कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर यह होगा। इस एक्चुअल स्ट्रक्चर में आप गौर से देखो तो पूरे मोलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहाँ पे है और इसमें पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग डॉट 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 देते हैं, शो कर रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे मोलिक्यूल में डिलोकलाइज हो रहा है, लेकिन साथ साथ एक पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और इससे पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। इसका मीनिंग हुआ दोनों टर्मिनल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे साथ में घूम रहा है। इस तरह से लिखने का मीनिंग हुआ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, घूम रहा है। हालांकि इसको
इस रेजोनेंस हाइब्रिड को एक और बेटर वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गौर से देखो, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी घूम रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहां और यहां है, तो 2 कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। 2 कार्बन एक इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे है और इस स्ट्रक्चर में यहां पे है, तो एक कार्बन पे कितना पॉजिटिव आया जी? हाफ आया। तो ऐसे भी हम लिख देंगे प्लस हाफ, और यहां भी लिखेंगे प्लस हाफ। मीन्स ये भी एक तरीका हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करने का, और दोनों ही रेजोनेंस हाइब्रिड का दोनों ही रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है और अलाउड है, राइट। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से होने से पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर के पॉजिटिव चार्ज के भी पोजीशन को बदलते रहता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, और फिर यही ये रेजोनेंस है जो आप देख रहे हो कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कैसे इन्हेंस कर रहा है। तो मैं बताया कि जब भी कार्बोकैटायन किसी डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड मीन्स अनसैचुरेटेड कार्बन कनेक्टेड होगा, रेजोनेंस होगा। इसी तरीका से आप देखो, जब कार्बन एनायन कनेक्टेड होगा तब भी होगा। इस कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी भी लो है। इसका स्टेबिलिटी लो क्यों है जी? क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। यहां पे निगेटिव चार्ज का मीनिंग हुआ कार्बन एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया है। एक क्रॉस से मैं बाहरी इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूं। जब भी किसी एटम पे निगेटिव चार्ज रहता है, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसका स्टेबिलिटी लो रहता है। तो कोई भी आपका निगेटिव चार्ज लविंग स्पीशीज, जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, वो आराम से यहाँ पर अटैक कर सकता है। जैसे ठीक वैसे ही मीन्स किसी के पास पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, दोनों ही केसेस में अनस्टेबल है। जैसे मान लो किसी के पास एकदम ही पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अनस्टेबल है बेचारा। खाने के लिए, लेवलीहुड के लिए कहीं कहीं मारा पारा फिर रहा है, या कहीं घूम रहा है कि कहीं से कुछ मिल जाए, वो अनस्टेबल है। लेकिन किसी के पास बहुत पैसा है और उसको सोर्स नहीं पता है कहाँ से आया पैसा, वो भी अनस्टेबल है। उसको डर है कहीं ईडी छापा मारेगा, कभी सीबीआई मारेगा, तो इसलिए वो दोनों ही अनस्टेबल है। तो उनको स्टेबलाइज करें क्या तरीका है? तो सिंपल तरीका है, जिसके पास खाने का कुछ नहीं है, कोई कुछ भी पैसा नहीं है, उसको पैसा दे करके आप स्टेबलाइज कर सकते हो, और जिसके पास बहुत पैसा है उससे पैसा लेकर स्टेबलाइज कर सकते हो। अगर बहुत सारा पैसा और टैक्स के तौर पे जमा कर देंगे सरकारी खाते में तो स्टेबलाइज हो जाएंगे, उनका पैसा भी कम होगा और सारे पैसे लीगल भी हो जाएंगे। तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने का तरीका है इलेक्ट्रॉन दे करके, और जिसके पास निगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने का तरीका है इलेक्ट्रॉन ले करके। लेकिन यहां पे तो इलेक्ट्रॉन लेने का कोई व्यवस्था है नहीं, तो एक और तरीका है। आप अगर निगेटिव चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, क्योंकि इस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला अटैक कर सकता है, तो यह कंपाउंड करता क्या है कि इस निगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज कर देता है, मूवमेंट करने लगता है। निगेटिव चार्ज जब डिलोकलाइज हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा पॉजिटिव चार्ज वाले को कि अभी कहाँ पे निगेटिव है, तो अटैक का चांसेस पे कम हो जाएगा। मीन्स ठीक वैसे ही जैसे मान लो आपके पास बहुत पैसा है, तो उस पैसा को जगह जगह पे इन्वेस्ट कर दो, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दो, कुछ सामाजिक काम कर दो, कुछ मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कर दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पैसा है उसका सही डायरेक्शन में इस्तेमाल भी हो गया और आप स्टेबलाइज भी हो जाइएगा, आपके ऊपर ईडी और सीबीआई अटैक भी नहीं करेगा। तो सेम काम यहाँ भी है। मॉलिक्यूल करता क्या है कि इस निगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज कर देता है, और कौन डिलोकलाइज करता है? तो रेजोनेंस के थ्रू करता है। अब यहाँ पे निगेटिव है तो चाहता है कि बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव आए, तो ये कंपाउंड करता है क्या कि तुरंत दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। ऐसा करने से यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर यह हो जाता है CH2-। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज हो गया। मीन्स डिलोकलाइज का मीनिंग हुआ जगह बदल देना, पहले इस कार्बन पे था अब इस कार्बन पे आ गया। इस तरीका से बारी बारी से मॉलिक्यूल इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस तरह से ऐसा होने से ये निगेटिव चार्ज जो कार्बन पे है वो डिलोकलाइज हो गया। अब कोई भी अटैक करने के लिए आएगा स्पेसीज रिएजेंट, तो उसके अटैक करने का चांस इस पर कम हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन है
वो मूव कर रहा है, मीन्स निगेटिव चार्ज कभी इस कार्बन पे है, 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 और ऐसा होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा तो CH2 यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, साथ में निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो यह हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन जिस तरह से कटायन वाले का है उसी तरीके से यहाँ भी ये दिखा सकते हैं हम लोग कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर ही रहा है, साथ में निगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे आ रहा है, तो 2 कार्बन पे और निगेटिव आ रहा है, तो एक पे कितना आएगा, -12, तो -12 चार्ज दिखा देंगे। ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ, मीन्स दोनों में से किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई थिंक सेकेंड इज मोर करेक्ट, क्योंकि एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीका से निगेटिव चार्ज किस किस कार्बन पे है। ओके, तो यह हुआ जहां पे रेजोनेंस हो सकता है। इसके अलावा एक और तीसरा भी है जब हमारा फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल जब डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कनेक्टेड होगा तब भी रेजोनेंस होगा। जैसे ये कंडीशन आप देखो, फ्री रेडिकल, इसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं क्योंकि यहां पे कार्बन आप देख रहे हो, यहां पे कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इसका अनबॉन्डेड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होने की वजह से इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं क्योंकि स्टेबल नहीं है यह। लेकिन अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे इससे पहले आपने देखा कार्बोकैटायन, वहां भी कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ था एक, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज था। दूसरा आपने देखा कार्बन आयन, वहां भी कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ था लेकिन एक निगेटिव चार्ज था। बट यहां जो है, यहां भी कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म किया है लेकिन एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है। इसलिए जब कार्बन में पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, तीनों ही सिचुएशन में वो एक तरह से अनस्टेबल स्पेसीज हुआ, रेडिकल हुआ। लेकिन जब निगेटिव पॉजिटिव होता है तो चार्ज रेडिकल होता है, जिसका स्पेशल नेम रहता है, किसी को कटायन बोलते हैं, किसी को एनायन बोलते हैं। बट जब कार्बन के पास एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहता है तो फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल मतलब ऐसा रेडिकल जो चार्ज से फ्री है। इसके ये अनस्टेबल तो है बट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये भी अपने आप को स्टेबलाइज करता है रेजोनेंस करके। वो कैसे करता है, तो इस कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी, ये भी स्टेबल नहीं है क्योंकि ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, तो एक कार्बन चाहता है बगल वाले कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना, तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से ही बॉन्ड फॉर्म करता है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड का इस बार होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है, होमोलाइसिस मीन्स सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन जिस एटम का रहता है दोनों को अगर मिल जाए तो इसको बोलते हैं होमोलाइसिस। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो बोलेंगे बॉन्ड कैसा ब्रेक हुआ, होमोलाइसिस हुआ, होमोलिटिकली ब्रेक हुआ। लेकिन अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को मिल जाता है तो वह होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज। वहाँ पे एक एटम पे आएगा पॉजिटिव, दूसरे पे आएगा निगेटिव, लेकिन यहाँ पे किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब अगला स्ट्रक्चर क्या होगा जी, अब इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। एंड नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज दिस। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि ये भी कंपाउंड भी अपने स्टेबिलिटी को रेजोनेंस करके इंक्रीज कर लिया, क्योंकि इसका भी स्टेबिलिटी लो है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है और कोई भी फ्री रेडिकल इसके ऊपर आराम से अटैक कर सकता है। इसलिए यह मॉलिक्यूल भी अपने फ्री रेडिकल को घुमाने लगता है और फ्री रेडिकल के पोजीशन को बदलने के लिए पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज होना जरूरी है। और इस तरीका से यहाँ पाई बॉन्ड, इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड यहाँ पे है, इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड यहाँ पे है,
इस कंपाउंड में फ्री रेडिकल इस कार्बन पे है, इस कंपाउंड में फ्री रेडिकल इस कार्बन पे है। तो इस तरीका से फ्री रेडिकल का पोजीशन चेंज होने से कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, और इस स्टेबिलिटी को जो इन्हेंसमेंट हुआ इसको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड से इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ओनली दिखाएंगे, कोई चार्ज शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, राइट। तो ये हमारा हुआ प्लेसेस जहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। अब इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर रेजोनेंस का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के कंप्लीट हमारा ये कंप्लीट होगा विद कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस एंड प्लेसेस वेयर रेजोनेंस इज पॉसिबल। तो चलिए चेक देखते हैं अगला टॉपिक, और वह है क्यूमुलिन और क्यूमुलेटेड सिस्टम। क्यूमुलिन और क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड सिस्टम, ये भी बोलते हैं। तीनों एक ही है। ये क्या है जी? जब किसी कंपाउंड में लगातार डबल बॉन्ड होगा तो उस कंपाउंड को हम लोग क्यूमुलिन बोलते हैं, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड बोलते हैं, और कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड सिस्टम बोलते हैं। तीनों ही बोला जाता है। इस यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 ही है, डबल बॉन्ड 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह से होगा। लेकिन जब 2 डबल बॉन्ड रहता है तो यह कंपाउंड बहुत ही पॉपुलर है, इसको एलिन कहा जाता है, राइट। तो मैं इसी कंपाउंड्स का डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा, तो किस तरह से करेगा, राइट। मीन्स इस कंपाउंड में रेजोनेंस होने के लिए क्या जरूरी है, मीन्स जितने भी क्यूमुलिन है क्या सबके सब रेजोनेंस करेंगे, या कुछ करें कुछ नहीं करेंगे, कोई क्यों करेगा क्यों नहीं करेगा, सबका डिस्कशन। चलो देखते हैं। अब ये अपने क्यूमुलिन सिस्टम को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहा हूं। एक हमारा वह जिसमें डबल बॉन्ड ऑड हो, केस फर्स्ट, when carbon double bond, when number of carbon double bond is an even, case second, when number of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज एन ऑड, राइट। इवन वाला लेते हैं, एलिन, ये इवन है, यह कंपाउंड एलिन है। देखिए हम लोग रेजोनेंस के कंडीशन को चेक करने जा रहे हैं। तो कंडीशन हमारा क्या है कि सबके पास कॉमन प्योर वाइटल हो। चलिए यहाँ देखते हैं। पहले तो यहाँ पे सब हमारा जितना भी कंपाउंड कार्बन है, एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि 1 पाई बॉन्ड है। इस कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इधर एक पाई बॉन्ड इधर, तो sp हाइब्रिडाइज हो गया। यह कार्बन के पास फिर 1 पाई बॉन्ड, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि sp2 जो कार्बन होता है, ये sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन के पास 1 प्योर वाइटल होता है। sp2 कार्बन के पास 1 प्योर वाइटल होता है, और उस प्योर वाइटल को आप py pz कुछ भी मान सकते हो। तो मान लिया कि यह py है, यह कार्बन इस कार्बन से पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, और ये sp कार्बन है, तो पक्का इसके पास ही पाई बॉन्ड होगा, पाई और प्योर वाइटल होगा, और उस प्योर वाइटल को मैं py माना। क्यों जी? क्योंकि यह कार्बन इस कार्बन से पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, तो py से ही पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन अब ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, sp कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बन का रहता है
तो वहां पे कार्बन अपना 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया रहता है हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब दो दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहता है, क्योंकि p सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होता है। अगर 1 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज्ड है तो 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन अनहाइब्रिडाइज्ड है। उस 2 में से एक को मैं py बोला तो दूसरा क्या होगा, पक्का pz होगा। अब ये हुआ आपका pz ऑर्बिटल, pz, राइट। अब यह कार्बन इससे भी पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, तो अगर ये pz है तो पक्का इसके पास भी pz ही होगा, क्योंकि एक इस यह कार्बन के पास जो py है वो तो इस कार्बन के py से पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसका pz ही इससे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसके पास भी pz ही होगा, ये भी pz है। तो आप देखो क्या सभी कार्बन के पास कॉमन p ऑर्बिटल है? नहीं है। इसके पास py है, इसके पास py है, इसके पास क्या आ गया, pz आ गया। सभी तीनों कार्बन के पास कॉमन p ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा ये भी रीजन है कि देख लो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये तो py py के बीच में है। अब अगर ये पाई बॉन्ड ओवरलैप होकर के ब्रेक होकर के अगर आगे बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा तो इधर py ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और इसके पास तो pz है, तो कभी भी py इस pz से ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है, इसलिए इस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि ऑड नंबर इवन नंबर, अगर किसी क्यूमुलेटेड सिस्टम में डबल बॉन्ड का नंबर इवन है तो उस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन यह है कि सभी कार्बन के पास कॉमन p ऑर्बिटल नहीं रहता है, और सभी कार्बन के पास कॉमन p ऑर्बिटल यहां पे नहीं रहता है। और इसमें देख लो एक और CH2 C 4 हो गया। यहां पे चेक करो, इसका हाइब्रिडेशन sp2 sp 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 sp2, टर्मिनल को छोड़ करके सबका हाइब्रिडेशन sp ही होगा, क्योंकि सबके पास दो दो पाई बॉन्ड होगा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है। अब इनके पास भी चेक कर लो इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका मीनिंग 1 p ऑर्बिटल होगा। वह p ऑर्बिटल अगर py में माना तो इसके पास ही py होगा, py से py ओवरलैपिंग क्या होगा, लेकिन ये तो sp कार्बन है तो एक इसके पास दो दो p ऑर्बिटल होगा, तो एक py है तो दूसरा क्या होगा, pz होगा। ये pz ऑर्बिटल, यह कार्बन इससे पाई फॉर्म किया था, पक्का इसके पास भी क्या होगा, pz होगा, pz। अब थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है, रुको यहाँ कर बना दे रहा हूँ। देखो CH2 C 4 हो गया। अब ये कार्बन sp2 है, इसके पास p ऑर्बिटल है, py है, ये इससे पाई फॉर्म किया तो इसके पास भी py ही होगा, लेकिन sp कार्बन है, इसके पास एक और p ऑर्बिटल होगा, तो उसको मानेंगे कि वो pz होगा। ये pz है, इसके पास इसका भी हाइब्रिडेशन है, और ये pz है, और ये कार्बन इससे ही पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसके पास ही पक्का एक pz होगा। अगर एक pz हो गया और इसका p हाइब्रिडेशन sp है, मीन्स इसके पास भी दो पाई बॉन्ड है, तो इसके पास भी दो p ऑर्बिटल होगा, तो एक अगर pz हुआ तो दूसरा वाला क्या होगा, py होगा, तो py भी है। यहां तक आ गया। अब ये कार्बन इससे पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, इसके पास py है तो इसके पास भी py होगा, लेकिन sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन के पास दो p ऑर्बिटल होता है, तो ये py है, तो एक और जो होगा वो क्या होगा, pz होगा, pz। यह कार्बन इससे पाई बॉन्ड फॉर्म किया है,
तो अगर ये pz है तो इसके पास भी pz ही होगा। तो आप देख लो सबके पास कॉमन पी ऑर्बिटल आया? नहीं आया। इसके पास py है और इसके पास क्या आ गया? टर्मिनल पे pz हो गया। मीन्स जो हमारे टर्मिनल कार्बन्स हैं इनके पास जो पी ऑर्बिटल है वह पी ऑर्बिटल कॉमन नहीं है। इसके पास py है तो इसके पास क्या हो गया? pz हो गया। इसके वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, बीच वाला जो 3 कार्बन है इनके पास, ये 3 कार्बन है, इनके पास कॉमन पी ऑर्बिटल है, py py इस तीनों के पास है। तो बीच में रेजोनेंस हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस होगा, लेकिन कंप्लीट रेजोनेंस नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि रेजोनेंस नहीं होगा। जब भी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा क्यूमुलेटेड सिस्टम में रेजोनेंस नहीं होगा, बिकॉज ऑल कार्बन्स हैव नो कॉमन पी ऑर्बिटल्स। ओके, अब देखते हैं ऑड वाला। ऑड ऑड, जब डबल बॉन्ड का नंबर ऑड होगा उस केस में क्या होगा? चलिए चेक करते हैं। इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp होगा क्योंकि इसके पास 2 पाई बॉन्ड्स है। इसका भी sp होगा, 2 पाई बॉन्ड्स है। इसका sp2 होगा, 1 पाई बॉन्ड है। अब देखते हैं सबको। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास 1 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है और उसको मैं मान लिया py। ये कार्बन इससे पाई बॉन्ड फॉर्म किया तो इसके पास भी होगा py, राइट। लेकिन ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इसके पास 2 पी ऑर्बिटल होगा। अगर एक py है दूसरे वाला pz होगा। राइट, यह कार्बन इससे ही पाई बॉन्ड फॉर्म किया है तो यह pz से ही पाई बॉन्ड फॉर्म किया होगा, क्योंकि py से तो इधर फॉर्म किया है। इसका मीनिंग हुआ कि इसके पास भी एक pz ऑर्बिटल होगा। अगर ये इसका pz है और sp हाइब्रिडाइज है तो इसके पास एक py भी होगा, py। और यह कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से पाई बॉन्ड फॉर्म किया है और यह कार्बन ने pz से, इसके pz से पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, तो यह कार्बन इसके साथ पक्का py से ही पाई बॉन्ड फॉर्म किया होगा, अपने py से। तो इसके पास भी क्या होगा? py होगा। तो यहां पे आप देख लो सबके पास क्या आ गया? कॉमन पी ऑर्बिटल, py 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 py। तो इस केस में सबके पास एक कॉमन पी ऑर्बिटल आ जाता है जिससे रेजोनेंस पॉसिबल होगा। मोलेकुल में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, मीन्स से पॉड ब्रेक होगा, न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। पॉसिबिलिटीज है क्योंकि सबके पास कॉमन पी ऑर्बिटल है। कॉमन पी ऑर्बिटल होने का मीनिंग हुआ ओवरलैपिंग पॉसिबल है, रेजोनेंस होगा। और इस तरीका से क्यूमुलेटेड सिस्टम जब डबल बॉन्ड का नंबर ऑड रखेगा तो रेजोनेंस होगा, जब इवन रखेगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। राइट, तो इस तरीका से मैं आपको बताया कि कौन कौन से प्लेसेस है जहां पर रेजोनेंस होगा। लेकिन अभी रेजोनेंस ओवर नहीं हुआ, आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू डू रेजोनेंस, जहां पे बेंजीन इन्वॉल्व होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। रेजोनेंस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या रिलेशन है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसमें रिलेशन क्या है, रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। तो ये इस वीडियो में इतना ही तक। लेकिन फिर आपसे बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूज़ होगा, जितना ज़्यादा लाइक होगा, उतना ही ज़्यादा लोगों को लगेगा कि ये वीडियो ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी नॉलेजेबल है। तो आपके एप्रीहेंशन से ही दूसरे को लगता है कि नहीं वीडियो अच्छा है, क्योंकि जो अननोन है, जो मुझे नहीं जानता है, उसको तो पता ही नहीं चलता है कि। लेकिन आप अगर वीडियो आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक तो श्योर ही कीजिए,
और दूसरे के पास फॉरवर्ड भी कीजिए, बताइए भी, कमेंट भी कीजिए और लाइक्स तो कमेंट भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइए क्या अच्छा लगा, और फिर अगर उसमें कुछ जानना चाहते हो तो उस चीज़ को मेंशन करो कि इस चीज़ को सर और क्लियर कीजिए, या इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस पॉइंट को बताइए। ऐसा करने से मुझे भी लगेगा कि आप एक्टिव हो और आप पढ़ रहे हो, और मैं भी इंस्पायर होऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।